हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 3.1 के सवालों पर डिस्कशन किया, तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th की ही प्रश्नावली 3.2 के सवालों पर डिस्कशन करूँगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ले लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया कि एक गणित पहेली की प्रतियोगिता में भाग ले लिया। अब इसमें क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में लिए गए लड़की तथा लड़कों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या मैंने मान लिया लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या यहाँ पर मान लेते हैं y, क्योंकि हमारा जो समीकरण जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब यहाँ पर हमें दो चर के रूप में मानना है, ये नहीं कि एक ही चर में मान लें। तो यहाँ पर देखें x और y मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रथम प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रथम प्रश्नानुसार दिया गया है कि लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या वो 10 है, क्योंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रतियोगिता में भाग ले रखा है। तो उसमें लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो दोनों को मिला करके हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि x + y = 10। क्या कह सकते हैं, x + y = 10 कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि द्वितीय प्रश्नानुसार के देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार तो यहाँ पर देखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार कि कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x और y लिखेंगे, ठीक है। तो लड़कियाँ कितनी अधिक, 4 अधिक, लड़के कितने कम है, 4 कम है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से यदि 4 घटा दें, लड़कियों की संख्या में से 4 घटा देते हैं, मतलब 4 कम कर देते हैं, तो जो लड़कियों की संख्या होगी वो लड़कों की संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन और बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस समय जो समस्या दी गई थी, तो इसको क्या किया है कि रैखिक समीकरण के युग्मों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। यहाँ पर लिख लेंगे कि x + y = 10, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, और x = y - 4 ये हमारा सेकेंड समीकरण हो गया, जो कि एक रैखिक युग्म हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं के हल ज्ञात करते हैं ग्राफीय विधि से। तो हम लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, लिखते हैं x + y = 10 करते हैं। अब हम क्या करते हैं, x = लिखते हैं 10 - का y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हम बनाते हैं सारणी। क्या बनाते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ y को लिख देंगे। और हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम y को वैल्यू करते हैं तो x मिलता है, और x की वैल्यू पुट करते हैं तो y का मान हमें मिलता है। तो हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। यदि y को मान हम क्या रख दें, 5 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम 4 रख दें तो 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा,
और यदि हम 6 रख दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसके मान निकाल लिए। तो लिखते हैं बिंदुओं 5,5, ठीक है, ये 5,5, फिर 6,4 और 4,6, इसको मान लेते हैं ए, इसको इस वाले को मान लेते हैं बी और इस वाले को सी, को मिलाने पर लिखते हैं, को मिलाने पर, ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार देख ले, यदि मैं y का मान 5 लिख देता हूँ तो x का मान 5 आ जाता है। यदि मैं y का मान 4 रखता हूँ तो 6 प्राप्त होता है। यदि मैं y का मान 6 रखता हूँ तो x का मान कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है मतलब जो है बिंदु प्राप्त हुए 5, 5, 6, 4 और 4, 6 प्राप्त हुए। तो हम बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर हम दूसरा समीकरण ले लेंगे। क्या लिखेंगे, दूसरे समीकरण से लेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड से, अब यहाँ पर समीकरण सेकंड ले लेते हैं। तो वो समीकरण सेकंड दिया गया है x बराबर y माइनस का 4, x बराबर y माइनस का 4। तो अब यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं लगातार, ठीक है, और सारणी बनाकर लिख देते हैं। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, y का मान रखते हैं, y का मान रखेंगे तो y का मान हम 5 लिख देते हैं तो कितना आएगा, x का मान 1 आएगा। ये 5 में से मतलब जो है 5 रखेंगे तो 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर हम 6 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 7 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा। तो हम लिखेंगे कि बिंदुओं 1,5, ठीक है, 2,6 और 3,7, इसको जो है PQR मान लेते हैं, PQ और ये वाले को R, ठीक है, को मिलाने पर अब हम इन बिंदुओं को भी जो है ग्राफ में मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। ये हमारा एक्स अक्ष है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, इस प्रकार से हमारा जो है वाई अक्ष होगा। क्लियर है, आप इसे जानते हैं, मूल बिंदु इसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को पहले अंकित कर लेते हैं। अंकित करने का मतलब जो है सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पर जो है स्थित है। तो 5, 5 कहाँ पर है, तो 5 देखो x, देखो ये हमारा जो है x की वैल्यू होता है, ये वाला क्या होता है, y की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा x की वैल्यू हो गया 5 और ये वाला हो गया y की वैल्यू 5। क्लियर, तो हम इनके सीध को मिलाते हैं, एकदम सीधा ले जाते हैं इसको ऊपर की ओर, ठीक है। क्लियर, अब हम इधर को लाते हैं, ये वाला भी लाते हैं, y वाला भी लाते हैं। तो जहाँ पर ये प्रच्छेद करता है वो हमारा जो है बिंदु हो जाएगा। तो 5,5 ये हमारा जो है बिंदु हो गया, 5,5 ये हमारा जो है बिंदु होगा। क्लियर, दूसरा वाला देखते हैं, 6, 4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 6, 4 लिखा हुआ है। तो 6, 4 को कैसे मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि x अक्ष पर कौन 4, 6, ठीक है, और 4 हमें y अक्ष पर खोजना है। 4 यहाँ मिल गया, देखो, तो इसको सीधे में लाते हैं, ठीक, एकदम सीधे में लाएंगे और इधर से ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है, तो ये जहाँ काटेगा, देखो यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पर काटेगा तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, B, अर्थात 6,4, ठीक है, 6,4। क्लियर, अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तो 6, 4 लिखा हुआ, सॉरी 4, 6 लिखा हुआ है, तो ये हमारा x हो गया, ये वाला y हो गया। तो मतलब इसे x अक्ष पर खोजना, तो x अक्ष पर ये खोजा, ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पर देखो, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा ये वाला बिंदु मिल जाता है, क्या नाम है इसका, C, 4,6। तो हमने क्या किया कि इन बिंदुओं को मिलाने पर, तो हमने क्या किया, मिला दिया। ये देखो, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। क्लियर है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला खोजते हैं। दूसरा वाला देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा वाले में देखिए 1, 5 है, 2, 6 है और 3, 7 है। तो 1, 5 को खोजते हैं, पहले अंकित कर लेते हैं। 1, 5 अंकित करते हैं, तो x अक्ष पर 1 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से सीधे में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 1,5 हो गया। क्लियर, इसका नाम है P। अब हम देखते हैं दूसरा वाला Q वाला 2, 6। तो 2 यहाँ पर है
ठीक है, और 6 यहाँ पर है तो यहाँ मिलेगा हमारा, तो हो गया 2, ये हो गया 2, 6, कौन सा है, क्यू है। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 2, 6, क्लियर है। अब हम दूसरा तीसरा खोज लेते हैं, 3, 7 दिया गया, देखिए 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा और 7 यहाँ पर होगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आएगा। सो 7 इधर से, 3 इधर से, एक्स अच्छे से 3 और वाई अच्छे से 7, तो यहाँ पर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों बिंदु को एक साथ में मिला देते हैं। ठीक, मिलाने पर ये देखो मैंने मिला दिया। तो इस प्रकार से जब हम मिलाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे जहाँ पर प्रच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जिस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, 3, 7। ठीक, 3, 7। तो यहाँ पर जब प्रच्छेद करती है तो जहाँ पर वो प्रच्छेद करते हैं वही हमारा उस क्वेश्चन का जो है हल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर आया है 3 और y वैल्यू आया है कितना, 7 आया है। और हमने क्या मान रखा था कि x बराबर, मतलब x को मान रखा था लड़कों की संख्या। क्या माना था, लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गए। क्लियर है, लड़कों की संख्या कितनी आई, 3। और लड़कियों की संख्या जो आई, लड़कियों की संख्या वह हमारी आई है 7। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक जो है कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो एकदम सिंपल और वेरी इजी है। देखें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य क्या 50 है। मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें नहीं पता है और इसी को हमें ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि एक कलम का मूल्य भी मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपये है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य दिया गया है कुल, वो 50 रुपये है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रथम प्रश्नानुसार लगाते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर हमें पता है कि जो है 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है। 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। और जो है एक कलम का मूल्य कितना है, y है। कलम का मूल्य कितना, y है। और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। कितना हो जाएगा, 7y। अब इन दोनों रुपयों को जोड़कर हम किसके बराबर कर सकते हैं, 50 रुपये के बराबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पेंसिल है, 7 कलम है, तो दोनों का मैंने जो है रुपयों के रूप में कन्वर्ट कर लिया है और बराबर का 50 हो गया, मतलब 50 रुपये के बराबर दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो है ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाता है। क्लियर है, 5x + 7y = 50। तो ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार को देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार में कहा गया है कि 5 कलम, ठीक है, और 7 पेंसिल दिया गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ज्ञात कर। मूल्य जो है दिया गया है 46 रुपये। तो हम क्या करते हैं कि द्वितीय प्रश्नानुसार में चलते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार में कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपये। कितने हैं, 46 रुपये। तो हमारा हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मानते हैं कि जो है 5x लिखते हैं समीकरण, पहले समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट चलेंगे, लिखेंगे 5x + 7y = 50। ठीक है, तो
तो ये 50 हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जो है x के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, इक्वल टू आएगा 50 माइनस का 7y। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x इक्वल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 50 माइनस का 7y बटे का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। क्लियर, एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से, और सारणी बनाने पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है y की वैल्यू या फिर जो है x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यदि मैं y की वैल्यू 0 कर दूँ, कितना कर दूँ, 0, यदि मैं y की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर यदि मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूँ, x बराबर कितना आएगा, 50 हो गया, माइनस का 7 गुणे क्या हो जाएगा, 0 बटे का 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 50 बटे कितना आएगा, 5 आएगा, तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 आएगा। तो मतलब x का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ पर 10 आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई दूसरा मान जो है पुट करते हैं। तो दूसरा मान क्या रख दिया जाए, दूसरा मान हम करते हैं कि यहाँ पर ये हम रख दें 5 रख दें, कितना रख दें, y का मान 5 रख देते हैं। यदि मैं y का मान 5 रख देता हूँ तो 50 माइनस का 7 गुणे 5 बटे का 5 हो जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा 50 माइनस का 7 पच्चीस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 बटे का 5 आएगा। अब 50 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 15 बटे 5 5 के 15, मतलब कितना आंसर आएगा इसका, 3 आएगा, 5 और 3 आएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई और मान लेते हैं, x का y का वैल्यू कोई जो है और वैल्यू मान लेते हैं। तो ये तो मैं यहाँ पर y का मान लूँ, मान लेता हूँ 10, कितना मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। ठीक है, अब 10 रखते हैं जैसे, तो y का मान जैसे 10 रखते हैं, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 50 माइनस का 7 गुणे 10 हो जाएगा, बटे का 5 आएगा। 50 माइनस का 70 आएगा, 70 बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब घटाएंगे जैसे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, माइनस का बटे का 5, 5 चौक कितना आएगा, 20 आएगा, तो माइनस का कितना आंसर आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है बिंदु प्राप्त हुई 10, 0, 3, 5, माइनस 4, 10। तो अभी हम क्या करते हैं कि लिखेंगे बिंदुओं को मिलाने पर, बिंदुओं A 10, 0, B 3, 5 और C -4, 10 को मिलाने। अब हम क्या करते हैं, इसको मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, ग्राफ में मिलाएंगे। जब हम ग्राफ को खींचेंगे तो सबसे पहले हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा समीकरण पहले देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमें इसे काट दिया गया 7y, समीकरण लिख देंगे सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से, ठीक है, दिया गया 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको भी x के बराबर में कर लेते हैं। तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस का 5y, मैंने 5y को उधर पक्षांतर कर दिया तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 7 नीचे आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 46 बट माइनस 5y बटे का 7 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। क्लियर, एक सारणी बनाते हैं इस प्रकार से। सारणी बनाने पर हमें प्राप्त होता है कि जो है हम क्या करते हैं, सारणी में देखना कि मैक्सिमम यहाँ पर जो खाली स्थान होने चाहिए 3 खाली स्थान होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही लेना चाहिए। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है y को वैल्यू रख देते हैं, y का कोई मान रखते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या रखा जाए कि यहाँ पर जो है गुणा करें और गुणा करने के बाद घट जाए और घटने के बाद 7 से ऑटोमेटिक एक अच्छे तरीके से कट जाए। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, रख देते हैं कि जो है यदि मैं यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर 5 रख, क्या रख दूँ, 5 रख देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि x इक्वल टू 46 माइनस का 5 गुणे, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, बटे का क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो 25, अब 25 घटेगा 46, 46 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 21। कितना बचेगा, 21, 7 आएगा। तो 7 से 21 तो मतलब आएगा 3। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक और वैल्यू रख देते हैं। कोई एक वैल्यू रख दे तो यदि मैं यहाँ पर क्या रखूँ तो हो जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मान और रख देते हैं
मान लेते हैं यहाँ पर y का मान -2 है। क्या है? -2। तो यहाँ पर -2 रख देते हैं। ठीक है, -2 का गुणा जब इनसे होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 46 प्लस का 10 बट्टे का 7, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 बट्टे का 7, सतो अट्ठे, ये कट रहा है, देखो सतो अट्ठे, मतलब ये आएगा 8 आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर तीसरा मान भी हम कोई रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखते हैं तो 3 बच्चे का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 46 माइनस का 15 आएगा बट्टे का 7 आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो हमारा आएगा 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 3, तो 31 बट्टे का 7 आएगा। कितना आएगा? 31 बट्टे का 7 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं जो है P 3,5, Q 8,-2 और R 31 बटे का 7,3 को मिलाने पर अब हम बिंदुओं को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो आइए हम ग्राफ में इस बिंदुओं को मिलाते हैं। तो आइए हम ग्राफ को खींचते हैं जो कि दिया गया है। इस प्रकार से हमने ग्राफ खींचा, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और लगभग 10 बार है, तो 10 बार ले जाएंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया और ये वाला जो है एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश और ये वाई डैश। तो माइनस में भी गया है, -2 है, -4 भी है, तो माइनस में भी ले जाएंगे। तो -1 -2 और -3, ठीक है, और -4 यहाँ पर देख लो, -1 -2, ठीक है, -3 -4। अगर 4 बार गया तो -4 बार ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को जो है मिलाते हैं। तो दिया गया है 10,0, तो 10 कहाँ हमारा? यहाँ पर है। ठीक है, 10 यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया 10,0, क्योंकि 0 जो होगा वो हमारा वाई अक्ष पर यहाँ होगा, तो इसके सीध में ले जाएंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा हो गया बिंदु ए, जिसका नाम है 10,0। ठीक है, 10,0। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो 3,5 दिया गया है, 3,5 दिया गया है, तो 3 इधर से, ठीक है, और 5 इधर से लेंगे। क्लियर? वाई अक्ष से 5 और एक्स अक्ष से 3 लेंगे, तो यहाँ पर छेद करेगा, तो इसका नाम हो गया बी 3,5। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं -4,10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -4 ले जाते हैं, तो -4 यहाँ मिलता है और 10 यहाँ इसका प्लस में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार से यहाँ कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आएगा, तो हो जाएगा 10 -4 नहीं -4,10। ठीक है, -4,10। क्लियर? सी। तो इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से देखो मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से सीधी लाइन मिली। अच्छा, यहाँ पर मैं मैक्सिमम मान जो है 3 क्यों लेता हूँ, मतलब मिनिमम मान जो है 3 क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि जो है यहाँ पर कोई यदि गलत भी हो जाए तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यदि हमारी सीधी लाइन, अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु को मान जो है गलत हो गया तो हम कहीं पर और लिख लेते हैं, तो जिससे क्लियर हो जाता है कि ये इधर आया फिर इधर गया तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन हमारी जो सरल रैखिक समीकरण होता है वो एकदम सीधा सीधा होता है। तो इसलिए जो है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों को जो है, जब 3 मैक्सिमम मान लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एकदम सीधे सीधे खींच जाती है, मतलब सीधे एक सरल रेखा बन जाती है। इससे हमारा जो है स्पष्ट हो जाता है कि जो हमने यहाँ पर मान माने थे वो एकदम सही और क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला भी मिलाएंगे। 3,5 दिया गया है, 3,5 यहाँ पर, वो 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, तो मतलब जो इसका बिंदु है वही इसका भी आया हुआ है। ठीक है, तो P हो गया ये भी 3,5। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो 8,-2 दिया गया है, तो 8 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो -2 यहाँ से जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8,-2।
कौन सा बिंदु हो गया, क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 31/7, 3। तो यहाँ पर जो है क्लियर मान नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 3 रख दिया, तो 31/7 आ गया। तो 31/7 कहाँ पर है, तो क्या करते हैं, पहले 31/7 को हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर होगा हमारा। तो 7 चौक 28, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये 4 और 5 के बीच में होगा कहीं पर, 4 और 5 के बीच में कहीं पर होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। 31 बटे क्या हो गया, ये हमारा 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि और 3 को ले जाते हैं, तो 3 यहाँ पर वाई अक्ष पर, 3 यहाँ होगा। ठीक है, 3 यहाँ कहीं होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, अब तीनों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो लगभग ये जो हमारा बनेगा, ठीक है, तो ये जाएगा, पहला कहाँ गया जो माने थे 3, 8 का माने 2, तो 8 का माने 2 यहाँ पर है। ठीक है, और ये वाला जो बनेगा, ये वाला यहाँ पर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से जाएगा। क्लियर है, तो इसको जब हम इधर से ले जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये तीनों को प्रच्छेद करते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो रेखा थी, इस वाली रेखा को कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, 3,5 पर ही प्रच्छेद कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हल होगा वो 3,5 होगा। मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है, 5 है। अर्थात एक पेंसिल का जो मूल्य है वो जो है 3 रुपये है और एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम लिख देंगे कि जो है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये है। ठीक है, और कलम का मूल्य जो है कितने रुपए, 4 रुपये है। एक कलम का है। ठीक है, एक कलम का जो मूल्य है वो 4 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में प्रश्न 2 दिया गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा जो है संपाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर कब होता है, संपाती कब होता है और प्रच्छेद कब करती हैं। 2 रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई 2 रैखिक समीकरण मान लेते हैं और क्या करते हैं कि जो है उसको जो है हम समझते हैं कि कब जो है प्रच्छेद करते हैं, समांतर और संपाती होते हैं। तो ध्यान दें कि यदि कोई मान लेते हैं कोई एक व्यापक रूप है A1x, ठीक है, प्लस का B1y प्लस C इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण मान लेते हैं A2x, ठीक है, और प्लस का B2y और प्लस का C2, ठीक है, C1 C2 होता है इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने 2 समीकरण मान लिए हैं। तो कब जो है समीकरण जो है समांतर होगा, कब संपाती होगा, कब प्रच्छेद करेगा, समझिए बात को। देखिए यहाँ पर यदि A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 और इक्वल हो जाए C1/C2 के, मतलब जो इनके गुणांकों का जो अनुपात है वो सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहाँ पर होता है संपाती। क्या होता है, संपाती होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, संपाती। ठीक है, संपाती होता है। और संपाती में क्या होता है कि इसके जो है अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसके अगर पूछे जाए कितने हल हैं तो कितने हल हैं, जो है अनेक हल होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा एक कोई रेखा है, ठीक है, तो इसी के ऊपर एक और रेखा का आ जाना संपाती कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे एक रेखा हमारे पास ये दिया गया, तो यहाँ पर एक रेखा इसी के ऊपर एक और आ जाए, ये क्या होती है, संपाती। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेखा जो है दूसरे रेखा को प्रत्येक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा समझते हैं। दूसरा देखें तो होता है कि A1/B2 A2 नॉट इक्वल B1/B2, मतलब जो है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब जो है प्रतिच्छेद, ठीक है,
प्रच्छेद वाली जो है मतलब प्रच्छेद करती हैं, ऐसा जो है ये जो है समीकरण बन जाता है जब जो है a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि अद्वितीय हल, मतलब इसके अलावा और कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब हो जाएगा कि केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि एक कोई रेखा है, मान लेते हैं ये वाली रेखा, और दूसरी रेखा ये वाली, तो दूसरी रेखा आती है इस प्रकार इसको काट देती है, तो केवल यहाँ पर देखिए तो केवल एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट पाएगी। तो जहाँ पर ये काटती है, ठीक है, तो केवल जब एक ही बिंदु पर काटती है या फिर एक ही बिंदु पर जब ये काटती है तो कह सकते हैं कि इसका जो है केवल एक ही हल होगा। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं समांतर की ओर। समांतर की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखें, समांतर कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। ठीक है, मतलब जो है a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन इक्वल नॉट c1/c2 के। मतलब जो है b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं होता है, या a1/a2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा ये जो होता है जो है समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है, समांतर। तो इस प्रकार से हमारी दो रेखाएं जो होती हैं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर में क्या होता है कि ये दो रेखाएं जो होती है कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं। क्या होती हैं कि जिसे एक रेखा ये होगी और दूसरी रेखा इसी के समांतर जाती है, तो ये जब सीधे चली जाती हैं तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं, और जब प्रच्छेद नहीं करती तो इसके इसीलिए इसके कोई हल हमें प्राप्त नहीं होते। इसीलिए लिखते हैं कि इसके कोई हल नहीं है, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आप समझ चुके होंगे कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर हो c1/c2 को तो संपाती होता है जिसके अनेक हल होंगे। क्लियर। अब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 को तो वो क्या होंगे, प्रच्छेद होंगे, केवल जो है एक ही हल होंगे। क्लियर। और a1/a2 जो है बराबर हो b1/b2 का और इक्वल टू नॉट बराबर हो c1/c2 को, तो हम कह सकते हैं कि समांतर होगा वो दोनों रेखाएं और इसके कोई हल हमें नहीं प्राप्त होंगे। और एक और बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब जो है इसके हल प्राप्त हो, क्या हो, इसके एक हल प्राप्त हो या अनेक हल प्राप्त हो, तो वे जो है संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत हैं। क्या है, संगत कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। जैसे ये अनेक हल है तो इसके संगत होगा, ये जो है केवल एक हल है तो ये भी जो है संगत होता है। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जब इसके कोई हल नहीं, जिस समीकरण कोई हल नहीं होते उसे बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं उन समीकरणों को, असंगत। ठीक है, असंगत है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो है 5x - 4y + का 8 = 0, 5x - 4y + 8 बराबर का 0। ठीक है। और दूसरा दे रखा है 7x + 6y, 7x + 6y और दिया है -9 बराबर का 0 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं कि जो प्रच्छेद करती हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है, और समीकरण सेकंड इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट चलते हैं, लिखते हैं 5x - 4y + 8 = 0 को ax + bx, a1x + b1x + c1 = 0 से तुलना करने पर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को जो है इस समीकरण से तुलना कर लेते हैं। ये हमारा जो है व्यापक समीकरण होता है, व्यापक रूप होता है इस प्रकार का। तो a1 बराबर यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे 5, कितना प्राप्त करेंगे 5, b1 बराबर हमें प्राप्त होगा -4 और c1 बराबर होगा यहाँ पर 8। क्लियर है। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c बराबर हमें प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है a1 क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड चलेंगे। समीकरण सेकंड से लिखते हैं कि 7x + 6y - 9 = 0 को जो है a2x b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पर A2 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 7, P2 बराबर क्या प्राप्त होगा P2 6 मिलेगा और C2 बराबर हमें मिलेगा -9। क्या मिलेगा -9 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो है इन A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की मान जो है हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से भी तुलना करके देखते हैं कि क्या वो प्रच्छेद करते हैं, संपाती हैं या फिर जो है समांतर है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि A1/A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो A1/A2 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7/7। देखो A1 का मान यहाँ पर कितना 5 है और यहाँ पर कितना 7 है, तो 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से B1/B2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B1/B2 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है B1/B2 मिलता है -4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और B2 का मान यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो आएगा -2/3 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर करते हैं C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1 का मान कितना दिया गया है 8 और बटे का -9 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ना तो ये इसके बराबर है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल कहीं पर भी बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, पहले ही कंडीशन में दे दिया गया है कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए जो है क्या होगा प्रच्छेद होगा। क्या होगा प्रच्छेद होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, मतलब प्रच्छेदित रेखाएं हैं। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0 और दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले को सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले एक समीकरण को तुलना करते हैं समीकरण से। लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से करते हैं, लिखते हैं 9x + 3y + 12 = 0 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर अब हम इससे क्या कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त होता है कि = यहाँ पर देखिए तो 9 प्राप्त होगा। A1 = क्या प्राप्त होगा 9, B1 = क्या प्राप्त होगा 3। ठीक है, और C1 बराबर क्या मिलेगा हमें 12 मिलेगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से चलते हैं। लिखते हैं कि समीकरण सेकंड से, ठीक है, और लिखते हैं 18x + 6y + 24 = 0। अब हम इससे तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो को A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है A2 बराबर का 18, B2 बराबर प्राप्त होता है 6 और C2 प्राप्त होता है 24। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो है A1/A2 निकालेंगे। ठीक है, A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे। क्लियर। तो पहले हम क्या करते हैं A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 दिया गया है यहाँ पर 9/18 क्या हो जाएगा 9/18। A1 का मान रखते हैं और A2 का मान रखते हैं तो मिलता है 9/18 मिलता है। तो ये हो जाएगा 9 कम 9 9 दूनी 18, तो 1 कम 9 और 9 दूनी मतलब 1/2 आया। फिर B1/B2 कर लेते हैं। B1/B2 की बात करें तो यहाँ पर 3/6 लिखा हुआ था, 3/6 कर लेते हैं। 3/6 काटेंगे कितना प्राप्त होगा 1/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से C1/C2 कर लेते हैं तो 12 क्या लिखा हुआ 24 लिखा हो तो 12 कम 12 12 गुना 24 मतलब 1/2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, मतलब जो है
A1/A2 मतलब जो उनके गुणांकों का अनुपात है वो लगातार बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समपाती लिखते हैं, दोनों रेखाएं, इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। और क्या है, और जो है इनके अनेक हल होंगे। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि 6x + 3y प्लस का जो है 10, 6x + 3y प्लस का 10 = 0। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 2x - का y प्लस का 9, 2x प्लस का y माइनस का y और प्लस का 9 = क्या दिया गया है, 0 दे रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा A1 = 6, B1 बराबर क्या होगा -3 और C1 बराबर होगा 10। क्लियर। इसी प्रकार से A2 बराबर यहाँ पर देखें तो 2 प्राप्त होगा, B2 बराबर क्या प्राप्त होगा -1 और C2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं, B1/B2 निकाल लेते हैं और C1/C2 निकाल लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो A1/A2 निकालते हैं तो 6/2 आता है, काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 तिहाई मतलब 3 आएगा। B1/B2 देखते हैं तो -3 का क्या लिखा, -1, तो काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 3 आएगा। कामा C1/C2 10/9 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें चूँकि देखो A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, है नहीं। देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया है, तो और इक्वल 8 है C1/C2 को। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या समांतर है, जिसके कोई हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ।